देखो, अस्थमा जो होता है वो बाय जेनेटिकली होता है। मतलब जिन लोगों को भी अस्थमा है, इनके लंग्स हाइपर रिस्पॉन्सिव और हाइपर एक्टिव होते हैं नॉर्मल लोगों के लंग्स के कंपेयर में। मतलब कि जो नॉर्मल पीपल होंगे उनकी इन्फ्लामेशन जल्दी ठीक हो जाएंगी, लेकिन जो अस्थमा वाले होते हैं वो लंबे टाइम तक इन्फ्लामेशन और बढ़ती रहती है और उन्हें ज़्यादा परेशानी होती है। अस्थमा में ज़्यादा ओवर इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करती है। इनमें इनकी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होती है वो 3 गुना और 4 गुना ज़्यादा काम करती है, हाइपर रिस्पॉन्स दिखाती है, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है और ज़्यादा कफिंग स्टार्ट हो जाती है उनकी। इम्यून सिस्टम कैसे काम करती है? एलर्जन की तरह। एलर्जन कुछ भी हो सकता है, कोई डस्ट पार्टिकल, पोलन, ड्रायर, कोई पोल्यूटेंट, टॉक्सिक गैसेस। जो भी ड्राई एयर होती है वो उसमें मॉइस्चर कम होता है, इसलिए वो हमारे म्यूकस, हमारे जो लंग्स में जो म्यूकस होता है वहाँ से मॉइस्चर अब्जॉर्ब करती है और हमारे लंग्स को ड्राई करती है। इसकी वजह से हमारे जो लंग्स होते हैं वो वायरस बैक्टीरिया के ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं। और वैसे भी ड्राई एयर खुद इरिटेट करती है हमारे लंग्स को, जिसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करती है, इसलिए हमें ठंडी में सांस लेने में तकलीफ होती है। जब भी कोई एलर्जन हमारी बॉडी में एंटर करता है, लंग्स में एंटर करता है, तो कोई नॉर्मल लोग हो या अस्थमेटिक लोग हो, दोनों में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि लंबे टाइम तक अस्थमा पेशेंट में होती है और हमारे इसमें जल्दी ठीक हो जाती है। तो जैसे ही कोई एलर्जन हमारी लंग्स में एंटर करता है तो वो हमारी एपिथेलियम सेल को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से एपिथेलियम सेल साइटोकाइन रिलीज़ करती है, जो एक्टिवेट करती है डेंड्राइटिक सेल को। जो डेंड्राइटिक सेल होती है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है, इसलिए वो एलर्जन को छोटे छोटे टुकड़े करके अपने सरफेस पे रखती है और टी सेल के पास जाके सिग्नल देती है। फिर टी हेल्पर सेल साइटोकाइन रिलीज़ करते हैं, जो बी सेल को भी एक्टिवेट करते हैं और साथ में गॉबलेट सेल को भी एक्टिवेट करते हैं, जो एक्टिवेट होती है इंटरल्यूकिन की वजह से। फिर गॉबलेट सेल म्यूकस प्रोडक्शन स्टार्ट करती है, इसकी वजह से लंग्स में म्यूकस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। फिर बी सेल को एक्टिवेट करती है, बी सेल फिर एलर्जन को एनालाइज करके एंटीबॉडीज़ बनाती है। फिर एंटीबॉडीज़ मास सेल पे बाइंड होके, एलर्जन जब एंटीबॉडीज से बाइंड होता है तो मास सेल को एक्टिवेट करता है, जो हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेट करती है। फिर ये सब ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं और ब्लड वेसल में वेसोडाइलेशन करवाती है। कंस्ट्रिक्शन होता है बाय हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन की वजह से। ये सब मसल में कैल्शियम बढ़ा देते हैं। बाइंड होता है कालमोडिलियम के साथ। इस फिर एक कैल्शियम कालमोडिलियम कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट करता है मायोसिन लाइट चेन काइनेस एंजाइम को। ये एंजाइम फॉस्फोरिलेट करता है मायोसिन को, जो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है मसल में, जिसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है। फिर यही सब हिस्टामाइन, ल्यूकोट्राइन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन वेसोडाइलेशन करवाती है बाय इंक्रीजिंग नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस इन एपिथेलियम बाय एल-आर्जिनिन। फिर ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो स्मूथ मसल्स पे एक्ट करता है, जो एक्टिवेट करता है ग्वानिलेट साइक्लेस, जो साइक्लिक एम भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो मायोसिन लाइट चेन काइनेज है, जो मायोसिन को फॉस्फोरिलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, उसी को एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाती। जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन में हो रहा था वो ब्लड वेसल में नहीं हो पाता, इसलिए वो रिलैक्स हो जाती है। वेसोडाइलेशन की वजह से लंग्स में वाटर परमिलिटी बढ़ने लगती है, इसी वजह से हमें सर्दी जुकाम में नाक से पानी बहने लगता है।